कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उम्मीद है आप सब भी पहले से तैयार होंगे, क्योंकि नए शब्द सीखना भाषा सीखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं है। ऐसा कुछ रहेगा तो उसका जवाब लेकर बहुत जल्द हम उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात कल ही कहनी थी, पूछना था, लेकिन थोड़ी व्यस्तता रह गई तो कल का सेशन मैं शूट नहीं कर पाया और एक क्लोज टेस्ट की वीडियो थी जो मैंने अपलोड कर दी। मैं ये पूछ रहा था कि तब आप में से कितने लोग मुंह उठा के चले गए पाप धोने। हाँ, ये थोड़ा आपको मजाकिया लगेगा कि सर भी अपने धर्म का मजाक कर। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। जितने भी लोग जाते हैं ना स्नान करने के लिए, वो स्नान नहीं होता है, डुबकी होती है। क्यों नदियों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? एक तरह से कह रहे हैं कि गंगा मेरी मां है, देवी समान, हम पूजा करते हैं। और वहां पर, और हमको तो यह समझ में नहीं आता है कि भैया पाप कितना मोटा परत जम गया है कि आपको शैंपू और साबुन लेके जाना पड़ता है। गंगा स्नान का मतलब होता है कि आप पवित्र होके गए, एक डुबकी लगाया और बाहर। और चलिए ठीक है, शैंपू और साबुन, कौन सा लॉजिक? उसी पानी में कुल्ला फेंक रहे हैं, उसी पानी में नहा रहे हैं। सोचिए, ये आस्था है या पागलपन? गंगा मैया ना 2-3 दिन पहले ही निकल ली होगी, अगला पगला सब आएगा सब तो फिर से। अरे भाई साहब, अगर अब मैं समझता हूं कि कितने लोग, ठीक है, कितने लोग जाते हैं कि भाई 2-4 दिन पहले उसको साफ भी कर दें। सब लोग अगर कसम खा लीजिए कि आपके घर का नाला वहां नहीं बहेगा ना, तो सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा की स्थिति देखें। अब कहेंगे सर आप ये हमको क्यों कह रहे? देखिए, हम आप मिलकर के ही ये जागरूकता ला सकते हैं। आपकी मम्मी जब भी कहे ना गंगा मां की चर्चा करे, तो उनको कहिए कि मम्मी पहले घर का जो नाला बाहर बह रहा है उसको बंद करो, सेप्टिक टैंक बनवाओ, उसको नाले मत भाओ, ये नाला गंगा जी में जाता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए। बाकी ऐसे करके अगर जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना, अगर सारे लोग कर लेंगे तो समझिए कितना गंदा पानी और कितना कचरा जाना वहां बंद हो जाएगा। पूजा पाठ करते हैं और उससे जो बचा हुआ पूजन सामग्री का अवशेष होता है, ले जाके प्लास्टिक से ट्विंग फेंकाए। अरे भाई, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं यह समझाने की कि आप जिसको देवी कहते हैं, जिसको गंगा मां कहकर कितना सम्मान करते हैं, फिर जाने अनजाने में ऐसी गलती क्यों करते हैं? कुछ लोग तो वहां पर जाकर के मलमूत्र त्याग करके चले आते हैं किनारे में। हद हो गई है भाई। सरकार क्या करेगी इसमें? कितना रोकेगी आपको? शैंपू साबुन लेने के लिए नीतीश कुमार रोकेंगे आपको? ये सब समझना चाहिए। और अगर नहीं समझे, अगर आप बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से आप वहां पर धोते हैं ना, तो कोई उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन आप केमिकल ले जा रहे हैं। और स्नान का वैसे भी मतलब सिर्फ डुबकी होता है। तो मैं इस माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस तरीके से नहीं कीजिए। और एक आदमी भी अगर इस बात को सुन करके, समझ करके बंद कर देगा ना अगली बार से, तो मैं समझूंगा कि ये बात जो है ना शायद पहुंच गई आप तक और शायद मैंने थोड़ी मदद कर ली है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामर्थ्य में जितना रहता है, मैं कोशिश करता हूं कि वहां तक कचरा ना पहुंचे। जी हां, मैंने अपने घर पर जो है सबको बोल रखा है। मेरे यहां जब पूजन सामग्री निकलती है, उसको जमीन खोद करके वहां दबाया जाता है, उसको नदी पोखर में नहीं डाला जाता है। मेरी मम्मी दूध या मार्केट जाती है तो बैग लेकर के जाती है, दूध लाने भी अगर कोई जाता है तो बैग लेकर के जाता है। मेरे यहां ये होता है। मैं यहां पर भी कोशिश करता हूं कि कम से कम प्लास्टिक यूज करूं। मैं पीठ पर हमेशा एक बैग रखता हूं। मैं सामान लेता हूं और उसी में रखता हूं। उसमें मेरा एक बैग होता है जिसमें सब्जियां रखी जाती है। तो प्लीज आप सब भी कीजिए, क्योंकि ये धरती हमारी है। आफ्टर ऑल हम ही तो कह के पूजा करते हैं गंगा मां, तो ध्यान दीजिए। चलिए, खैर ये बस एक जागरूकता थी। मैं बस आप सब युवाओं से चाहता हूं कि आप इसको सोचें थोड़ा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो वर्ड ऑफ डे है वो है
थिंक टैंक। एक मिनट, यह है थिंक टैंक। थिंक टैंक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और थिंक टैंक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ब्रॉट टुगेदर to provide advice, suggestions and idea on specific social, political and economic problems or issues। मतलब है कि किसी मुद्दे पर विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर सलाह देने वाला जो विशेषज्ञ समूह होता है उसको हम कहते हैं थिंक टैंक। क्या कहते हैं? थिंक टैंक। विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर सलाह देने वाला विशेषज्ञ समूह। तो ये जो है सलाह देने वाला विशेषज्ञ समूह, ये कहलाता है थिंक टैंक। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट brought together to provide advice, suggestions and ideas on specific social, political and economic problems और issues। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, कमीशंस, पैनल्स, काउंसिल्स कह सकते हैं। एंटोनिम मुझे लगा नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। I certainly do not agree with the conclusions of the socialist think tank report। ठीक है, I certainly do not agree with the conclusions of the socialist think tank report। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको आर्टिकल में दिखेगा। थिंक टैंक नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह देने वाला विशेषज्ञ समूह, और वो होता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर सलाह देना। जो ग्रुप इसमें सलाह देते हैं उसको कहते हैं हम थिंक टैंक। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पहला शब्द है वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है एन एरिया इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिलीफ और ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब है कि किसी विशिष्ट धारणा, गुट या राजनीतिक दल का समर्थक जहां रहते हैं, जिस एरिया में, जो किसी का गढ़ होता है, जो केंद्र होता है ना। बहुत सारे नेता होते हैं जिनका वो गढ़ होता है। एक समय में हमारे जमाने में, मतलब हमारे जमाने का ये, मतलब एक समय में लालू यादव का गढ़ हुआ करता था मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। वहां पर लालू जी खड़े हो गए तो कोई और नहीं जीत सकता था। मतलब एक उनकी उस तरह की जो है तूती बोलती थी वहां पर, वो उनका गढ़ था। अभी भी आप सबके क्षेत्र में जो नेता है उनका भी अपना अपना गढ़ होता है। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है एन एरिया इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिलीफ और ग्रुप ऑफ अ पीपल, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब है कि किसी विशिष्ट धारणा, गुट, राजनीतिक दल का समर्थक, उसका जो गढ़ होता है, केंद्र होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। सिनोनिम की बात करें, बैस्टियन, फोर्ट, सिटाडेल एंड कैसल। क्या है? बैस्टियन, फोर्ट, सिटाडेल एंड कैसल। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं तो मैंने यहां पर डाला नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। रूरल एरियाज हैव बीन ट्रेडिशनली thought of as a stronghold of old fashioned attitudes। क्या है? Rural areas have been traditionally thought of as a stronghold of old fashioned attitudes। stronghold इस सेशन में आने वाला पहला शब्द है और इसका मतलब होता है an area in which there is a lot of support for a particular belief or group of people, especially a political party। मतलब है गढ़ या केंद्र जहां पर उसके मान्यता और समर्थक को, उसके जो है मान्यताओं को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। उस जो उनका गढ़ होता है उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। सिनोनिम कहा, बैस्टियन, फोर्ट, सिटाडेल एंड कैसल। रूरल एरियाज हैव बीन ट्रेडिशनली थॉट ऑफ एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ओल्ड फैशन एटीट्यूड्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है लैश आउट। लैश आउट एक फ्रेजल वर्ब है और लैश आउट का मतलब होता है हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग। ये पहला मीनिंग है। यहां पर देखिएगा और जितना लगा हुआ है, 3 मीनिंग है। इस फ्रेजल वर्ब के 3 मीनिंग है। पहला हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग। दूसरा है अटैक समवन और समथिंग वर्बली, किसी पर जो है मुंह से बोल करके उस पर अटैक करना, वो दूसरा मीनिंग। स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब है फिजूल खर्ची करना, ये तीसरा मीनिंग। मतलब है अचानक प्रहार करना, ये पहला मीनिंग। घोर निंदा करना दूसरा मीनिंग और बहुत पैसा खर्च करना, ये तीसरा मीनिंग। लैश आउट का 3 मीनिंग है। ध्यान रखिएगा 3 अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेजल वर्ब की यही खासियत होती है, यही परेशानी होती है। एक मीनिंग याद करेंगे वो दूसरे जगह पर हो सकता है कि फिट नहीं बैठे। यहां पर कम था, कई जगह पर तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं इसके 10-10 मीनिंग है। तो मैं तो उसके संदर्भ के हिसाब से जो पैराग्राफ, जो एडिटोरियल होता है उसके हिसाब से डाल देता हूं, लेकिन यहां पर मुझे लगा कि संभव है तीनों की चर्चा करना, तो मैंने कर दिया। हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग, और अटैक समवन और समथिंग वर्बली, और स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, अचानक प्रहार करना, घोर निंदा करना या बहुत पैसा खर्चा करना। इस अर्थ में हम लैश आउट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मैंने ये दूसरे वाले को रखा है। दूसरे वाले का सिनोनिम दूसरे अर्थ में जब आएगा, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट एंड कंडेम। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट एंड कंडेम। एंटोनिम की बात करें, कमेंड, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? कमेंड,
प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। चूंकि हम निंदा करने की बात कर रहे हैं, घोर निंदा करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो एंटोनिम की चर्चा करेंगे तो वो कमेंट होगा, प्रशंसा करना होगा, एप्रिसिएट करना होगा। बहुत सारे शब्द आप यहां पर सीख चुके हैं। देखिए, अगर आप रेगुलरली ये सेशन कर रहे हैं तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको कभी दुखी नहीं करेगा, जीवन में कभी दुखी नहीं करेगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद नहीं आ रहा है ना, आप टिक नहीं पा रहे हैं, तो आपकी अंग्रेजी में फिर परेशानी रहेगी बाकी। और पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बताइए। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से एक उसको क्या कह सकते हैं, अरेंज तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी जगह पर आपको वोकैबुलरी पूरे एडिटोरियल पेज की कराई जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं आपको यहां पर एक सरप्राइज भी घोषणा कर देता हूं कि सोमवार से, यानी अगले वीक से, मैं ये कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन एडिटोरियल वोकैबुलरी लेकर के आऊं। इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे सेशंस बंद हो जाएंगे। दूसरे सेशन की वीडियो दोपहर में, सुबह में, कभी और समय पर अपलोड होगी। और ये जिस तरीके से आता है, ये ऐसे डेली आएगा। कम से कम मंडे टू फ्राइडे तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब व्यस्तता रहती है। अनिशाबाद में भी क्लास है, और क्लास है तो एक और जानकारी यहां पर है कि क्लास में नए बैच की शुरुआत होने वाली है। और इस बैच में फी को लेकर के एक सरप्राइजिंग बात भी है। और ये 25 तारीख के अराउंड में ये बैच शुरू करेंगे। घोषणा हो सकता है कल से परसों तक में हम आपको बता दें। तो इस इलाके में जो रहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। तो व्यस्तता रहती है, तो इस वजह से हो सकता है कि हम सैटरडे को ना कर पाएं या किसी एक दिन छूट जाए, लेकिन कम से कम 5 दिन जरूर करेंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कि हम 6 दिन जो है एडिटोरियल वोकैबुलरी करें। और हाँ, 20 से ज्यादा शब्द नहीं होंगे, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, 20-15 में से अगर 7, 8, 10 भी प्रत्येक दिन रख लेते हैं, तो महीने के हो जाते हैं 210, और साल के लगभग 24-2500 शब्द हो जाते हैं। ये बहुत है आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। अंग्रेजी में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ग्रामेटिकल पोर्शन में भी मैं बहुत जल्द ग्रामर के जो और चैप्टर्स हैं, मैं उसको लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊंगा। अब मौसम ठीक हो गया है, थोड़ा ऑडियो अब यहां पर फैन नहीं चलेगा तो ठीक रहेगा, तो हम आएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि बने रहिए सेशन पर, नजर गड़ाए रखिए, वीडियो बनाए रखिए, बनाते रहिए जो सवाल आता है, जो सेशन आता है। और अगर कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल पूछते रहिए, झिझकिए मत। कुछ लगे कि सुधार की जरूरत है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं तो हमेशा बोलता हूं। और अगर लगता नहीं है कि सुधार की जरूरत है, वीडियो ठीक है, पसंद आ रहा है, तो लाइक क्यों नहीं करते? बहुत कंजूस हैं आप लोग। आपको आज तक 50 का आंकड़ा नहीं पार हुआ आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। तो लैश आउट का 3 मीनिंग है: हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग, अटैक समवन और समथिंग वर्बली, और स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। सिनोनिम मैंने दूसरे वाले का लिया है घोर निंदा करने के लिए, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट एंड कंडेम। एंटोनिम है कमेंट, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। सी लैश्ड आउट आफ्टर सी वाज डिफीटेड बाय 1 वोट। क्या है? सी लैश्ड आउट आफ्टर सी वाज डिफीटेड बाय 1 वोट। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, लैश आउट। 3 मीनिंग: hit or kick out at someone or something, attack someone or something verbally, और spend money extravagantly। चलिए, अगला जो शब्द है वो है bolster, commonly used, सभी लोग जानते होंगे। verb और noun की तरह प्रयोग होता है। चूंकि ये मेरे लिस्ट में नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। to support or encourage someone or something, to make something stronger, किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा या समर्थन देना, या शक्तिवर्धन करना, मजबूती प्रदान करने, enrich करने के अर्थ में हम bolster का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहते हैं reinforce, strengthen and invigorate। क्या है? reinforce, strengthen, invigorate। अगर हम एंटोनिम की बात करें, undermine, weaken and tear down। undermine, weaken और tear down एक अर्थ में bolster के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। bolster का एक और मीनिंग होता है, जब ये नाउन की तरह प्रयोग होता है तो ऊपर जो एक सॉफ्ट तकिया होता है, उसके नीचे जो हम मोटा सा भारी सा तकिया रखते हैं, उसको भी bolster कहते हैं। तो यहां पर bolster पहला शब्द है, मतलब है टू सपोर्ट और एनकरेज समवन और समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा या समर्थन देना, या शक्तिवर्धन करना। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू bolster माई कॉन्फिडेंस। हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू bolster माई कॉन्फिडेंस। चलिए, अगला जो शब्द है वो है ब्लिड्ज। ब्लिड्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अ सडन एफर्ट और अटैक ऑन समबडी और समथिंग। मतलब है कि एकाएक किया गया प्रयास या आक्रमण। अ सडन एफर्ट और अटैक,
somebody और something, इसके लिए हम blitz का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, for a attack, charge, aggression, for a attack, charge, aggression। एंटोनिम की बात करें, defense, resistance and counter attack। क्या हो जाएगा? डिफेंस, रेसिस्टेंस एंड काउंटर अटैक। एक अर्थ में हम ब्लिट्स के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। 5 shops were damaged in a firebomb blitz। क्या है? 5 shops were damaged in a firebomb blitz। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्लिट्ज। A sudden effort or attack on somebody or something। एकाएक किया गया प्रयास या आक्रमण, इस अर्थ में हम ब्लिट्ज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है वो है स्क्वायरली। स्क्वायरली एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। स्क्वायरली का मतलब होता है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड और इन अ डायरेक्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर और डायरेक्टली एंड विद नो डाउट। मतलब है उचित रूप से, बिना किसी संकोच के। स्क्वायरली एक एडवर्ब की तरह यूज होता है। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, मतलब होता है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड। मतलब है सीधे सीधे, उचित रूप से, किसी तरह से बायस नहीं होना, किसी पक्ष में झुकना नहीं। साथ में कह रहा है इन अ डायरेक्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर और डायरेक्टली एंड विद नो डाउट। मतलब है कि बिना किसी संकोच के या उचित रूप से, इस अर्थ में हम स्क्वायरली का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिसाइसिवली, बोल्डली, फॉर्मली, स्टेडफास्टली। क्या है? डिसाइसिवली, बोल्डली, फॉर्मली, स्टेडफास्टली। और एंटोनिम की बात करें, इनडायरेक्टली, अनजस्टली, रफली एंड वेगली। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली, अनजस्टली, रफली, वेगली एंड, चार ही है ना, इनडायरेक्टली, अनजस्टली, रफली एंड वेगली। एक अर्थ में स्क्वायरली के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायरली का मतलब होता है उचित रूप से, बिना किसी संकोच के, डायरेक्टली एंड विद नो डाउट। इस अर्थ में हम स्क्वायरली का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस व्यू प्लेसेस हर स्क्वायरली इन द कैंप ऑफ स्कॉलर्स who emphasize the external factors of revolution। क्या है? This view places her squarely in the camp of scholars who emphasize the external factors of revolution। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है squarely, मतलब होता है directly and with no doubt। अगला जो शब्द है वो है ploy। ploy नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है words or actions that are carefully planned to get an advantage over somebody else। मतलब है कि कुछ कहना या कुछ करना, बट इस तरीके से कि उसका कोई एडवांटेज लिया जा सके। चाल, व्यू, रचना, तिक्रम, किसी को फंसा लेना अपनी बातों में, अपने एक्शन से। वही चीज कह रहा है कि वर्ड्स और एक्शंस दैट आर केयरफुली प्लान टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी एल्स। इस अर्थ में हम प्लॉय का प्रयोग करते हैं। चाल और व्यू से है। सिनोनिम की बात करें, स्ट्रैटेजिज्म, ट्रिक, टैक्टिक एंड रूज। क्या है? स्ट्रैटेजिज्म, ट्रिक, टैक्टिक एंड रूज। और इस अर्थ में मुझे एंटोनिम लगा नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। इट वाज ऑल अ प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम्स। क्या है? इट वाज ऑल अ प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम्स। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है प्लॉय, मतलब होता है वर्ड्स और एक्शंस दैट आर केयरफुली प्लान टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी एल्स। मतलब है चाल, व्यू, तिक्रम। इस अर्थ में हम प्लॉय का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फैग। फैग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग थे, मैंने कुछ इसमें से डाले हैं यहां पर। अ पीस ऑफ वर्क दैट यू डोंट वांट टू डू, है ना, या फिर अ सिगरेट, वो है ना हर फिगर को धुएं में उड़ाता चला गया, उसके लिए भी हम फैग का प्रयोग करते हैं। सिगरेट के लिए भी फैग शब्द यूज किया जा सकता है। और अ पीस ऑफ वर्क दैट यू डोंट वांट टू डू मतलब है ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते, यानी अनचाहा काम, थकाऊ काम, उबाने वाला काम। तो मतलब है अनचाहा काम, उत्साहहीन एवं थकाने वाला काम। इस अर्थ में हम फैग का प्रयोग करते हैं। फैग इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। सिनोनिम की बात करें, बोर, एग्जॉस्ट, पूप एंड टायरिंग। हाँ, पूप का जो मीनिंग आप जानते हैं वो भी है और ये भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। बोर, एग्जॉस्ट, पूप एंड टायरिंग। एंटोनिम की बात करें, इनवाइगरेट, एनिमेट, एनलाइवन। क्या हो जाएगा? इनवाइगरेट, एनिमेट एंड एनलाइवन फैग के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज सच अ फैक्ट टू हैव टू मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। इट इज सच अ फैक्ट टू हैव टू मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। बहुत लोगों को यह काम बहुत कठिन लगता है ना। इट इज सच अ फैक्ट टू हैव टू मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। इस पेज पर जो पहला शब्द है फैक्ट, मतलब होता है पीस ऑफ वर्क दैट यू डोंट वांट टू डू या फिर अ सिगरेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है आउटडू। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन। मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बेहतर करना, या फिर टू बी मोर सक्सेसफुल देन समबडी एल्स, या किसी से बेहतर होना।
किसी काम को अन्य व्यक्ति से बेहतर करना या अन्य व्यक्ति से बढ़कर होना, इस अर्थ में हम आउटडू का प्रयोग करते हैं। टू डू समथिंग बेटर देन एनी अदर पर्सन या अनदर पर्सन, टू बी मोर सक्सेसफुल देन समबडी एल्स। मतलब है किसी से किसी काम को बढ़कर करना, बेहतर करना या किसी से बेहतर होना, इस अर्थ में हम आउटडू का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बेटर, आउटस्ट्रिप, सरपास एंड लीड। क्या हो जाएगा? बेटर, आउटस्ट्रिप, सरपास एंड लीड। एंटोनिम की बात करें, फेल, लूज, सरेंडर एंड सबसीड। क्या हो जाएगा? फेल, लूज, सरेंडर एंड सबसीड। एक अर्थ में आउटडू के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है आउटडू, मतलब होता है टू डू समथिंग बेटर देन एनी अनदर पर्सन और टू बी मोर सक्सेसफुल देन somebody else। इस अर्थ में हम आउटडू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He always tries to outdo everybody else in the class। He always tries to outdo everybody else in the class। एक स्टूडेंट है मेरे क्लास में जो हमेशा कोशिश करती है कि वो सबसे बेहतर करे, सबसे बढ़कर हो। मुझे लगता है कि आप सब भी समझ गए होंगे। हाँ, ऐसे सारे लोग हैं, सब लोग करते हैं, बट कुछ एक स्टूडेंट होते हैं, करियर क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि वो सबसे बेहतर करे। और ये विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जहां पर आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके क्लास वाले क्या कर रहे हैं, आपके सहपाठी क्या कर रहे हैं, आप कोई केयर अटेंशन नहीं देते। आपको अगर चिंता नहीं होती है ना, तो फिर आपके अंदर का स्टूडेंट सोया हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट हो तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है आप टॉपर नहीं रहो, टॉप 10 में तो रहो, नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? सोच कर देखो। मेरा सीधा कहना, जिस फील्ड में हो टॉप 10 में रहो, टॉपर की जरूरत नहीं है। बन सको तो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन टॉप 10 में भी नहीं हो तो फिर कहीं के नहीं हो। सोचना। आउटडू का मतलब क्या है? टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन, टू बी मोर सक्सेसफुल देन समबडी एल्स। ही ऑलवेज ट्राइज टू आउटडू एवरीबडी एल्स इन द क्लास। चलिए, अगला जो शब्द है वो है आउटग्रोथ। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ रिजल्ट और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। क्या है? अ रिजल्ट और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का परिणाम, अभिवृद्धि, मतलब जो कुछ है वो फर्दर डेवलप होकर के वैसा हो गया, उसके लिए हम आउटग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अ रिजल्ट और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, परिणाम या अभिवृद्धि। सिनोनिम की बात करें, आउटकम, रिजल्ट एंड प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? आउटकम, रिजल्ट एंड प्रोडक्ट। एक अर्थ में आउटग्रोथ के सिनोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, कॉज, रीजन एंड फैक्टर, इसके एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। आउटग्रोथ के एंटोनिम के तौर पर कॉज, रीजन एंड फैक्टर को रखा जा सकता है। इस पेज पर पहला शब्द आया है आउटग्रोथ, मतलब है अ रिजल्ट और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, परिणाम या अभिवृद्धि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू एम्फेसिस ऑन साइंस टीचिंग इज एन आउटग्रोथ ऑफ अ रिपोर्ट दैट क्रिटिसाइज द वे साइंस हैड बीन टॉट। है ना? क्या कह रहा है कि न्यू एम्फेसिस ऑन साइंस टीचिंग इज एन आउट growth of a report that criticized the way science had been taught। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है outgrowth, a result और further development of something। चलिए, अगला जो शब्द है वो है getoise और ये verb की तरह प्रयोग होता है। getoise का मतलब होता है put in or restrict to an isolated or segregated place, group और situation। देखिए, हमारे समाज में ना हमेशा से पता नहीं ये किस आधार पर और किस स्वार्थ की वजह से ये विकसित हुआ, जहां पर कि हम अगर ऊपर वाले ने अलग किया होता ना, तो हम लोगों की संरचना, हम लोगों का जो शारीरिक संरचना है वो अलग अलग करके भेजते। मुसलमान भाइयों का अलग भेजते, हिंदू का अलग भेजते, क्रिश्चियन का अलग भेजते। उन्होंने किसी में विभेद नहीं किया। ये सब हम लोगों के स्वार्थ से पनपी हुई चीजें हैं जिसको हम यहां पर कर रहे हैं, और उसी के पीछे ये पूरी दुनिया तबाह है और बता है, बौरा रही है, पागल बन रही है। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब मत बनिए पागल। तो जब हम किसी को अपने धर्म, संप्रदाय, कौम, जाति से अलग, तुच्छ, छोटा या ये मानते हैं कि वो समाज में नहीं रह सकते और उस तरीके से हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, अलग थलग कर दें, उस शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ghettoise का। ghettoise का मतलब होता है पुट इन और रिस्ट्रिक्ट टू एन आइसोलेटेड और सेग्रीगेटेड प्लेस, ग्रुप और सिचुएशन, मतलब है अलग थलग करना। ghettoise का मतलब होता है अलग थलग करना। सिनोनिम की बात करें तो सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, इंसुलेशन एंड सॉलिट्यूड। क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, इंसुलेशन एंड सॉलिट्यूड एक अर्थ में ghettoise के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात अलग थलग की हुई है तो एंटोनिम में हम सोसाइटी रख सकते हैं, कंपनी रख सकते हैं, कैमरेडरी रख सकते हैं, फेलोशिप रख सकते हैं। मिल करके सौहार्द, सोसाइटी, एक जो अलग थलग नहीं हो जहां पर, तो सोसाइटी, कंपनी, कैमरेडरी एंड फेलोशिप ghettoise के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है ghettoise, मतलब होता है
पुट इन और रिस्ट्रिक्ट टू एन आइसोलेटेड और सेग्रीगेटेड प्लेस, ग्रुप और सिचुएशन। एग्जांपल देख लेते हैं। दे कॉल्ड फॉर अ पॉलिसी दैट सीक्स टू इंटीग्रेट फॉरेन लेबरर्स rather than ghettoize them. They called for a policy that seeks to integrate foreign laborers rather than ghettoize them. इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ghettoize, मतलब होता है put in or restrict to an isolated or segregated place, group और situation, अलग थलग करना। चले आगे बढ़ते हैं। ये है बार्टर। अब बार्टर जो है, एक मिनट, बार्टर आज के एडिटोरियल में था नहीं। देखिए आज के एडिटोरियल में ना बहुत कम शब्द थे, 10-11 था, तो मैंने उसको जो पिछले कुछ शब्द अच्छे थे, पिछले दिन का मैंने कहा मैं सेशन तैयार कर लिया था और मैं सूट नहीं कर पाया, तो वो जो शब्द अच्छे थे वो मैंने यहां पर डाल दिया है। बार्टर ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फॉर अदर गुड्स एटसेट्रा विदाउट यूजिंग मनी। मतलब है अदला बदली करने का, कि पैसा लेकर के कोई विनिमय नहीं करना, कोई एक्सचेंज नहीं करना, कोई डील नहीं करना, सामान के बदले सामान, सर्विस के बदले सामान, सामान के बदले सर्विस, इस तरीके की जो विनिमय होती है, एक्सचेंज होती है। टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी, उसको हम कहते हैं बार्टर। रुपए आदि मुद्रा के बिना वस्तुओं, सेवाओं आदि का लेन देन करना, उसको कहते हैं बार्टर। सिनोनिम की बात करें, एक्सचेंज, स्वैप, इंटरचेंज एंड ट्रेड। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज, स्वैप, इंटरचेंज एंड ट्रेड। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। एग्जांपल देखते हैं। द फार्मर बार्टर्ड हिज सरप्लस ग्रेन फॉर मशीनरी। क्या है? द फार्मर बार्टर्ड हिज सरप्लस ग्रेन फॉर मशीनरी। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है बार्टर, टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फॉर अदर गुड्स एटसेट्रा विदाउट यूजिंग मनी। चलिए अगला जो शब्द है वो है हैवॉक। बहुत ही कॉमनली यूज है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज और कंफ्यूजन। मतलब अत्यधिक विनाश या अवस्था विनाश या अव्यवस्था की स्थिति, है ना, कियोस जिसको कह सकते हैं, या विनाश, इस अर्थ में हैवॉक का प्रयोग करते हैं। सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज और कंफ्यूजन, इस अर्थ में हम हैवॉक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मेहम, कियोस, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल। क्या हो जाएगा? मेहम, कियोस, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल। एंटोनिम की बात करें, पीस, ऑर्डर, सिस्टम, प्लान एंड मेथड। क्या हो जाएगा? पीस, ऑर्डर, सिस्टम, प्लान एंड मेथड। जहां पर अव्यवस्था है, तबाही है, विनाश है, उसके उल्टा में आपको जो जो मन करे वो आप रख सकते हैं। एक अर्थ में सब के सब हैवॉक के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सिनोनिम की बात की मैंने, मेहम, कियोस, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल। एग्जांपल देख लेते हैं। द रेल स्ट्राइक्स विल कॉज हैवॉक ऑल ओवर द कंट्री। क्या है? द रेल स्ट्राइक्स विल कॉज हैवॉक ऑल ओवर द कंट्री। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है हैवॉक, अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज और कंफ्यूजन। अत्यधिक विनाश या अव्यवस्था की स्थिति या विनाश, इस अर्थ में हम हैवॉक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मेनेस। मेनेस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। मतलब है खतरा या आतंक, कुछ ऐसा जो कि हानिकारक हो, हानि पहुंचाने वाला हो, उसको हम कहते हैं मेनेस। यानी समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, खतरा और आतंक। सिनोनिम की बात करें, डेंजर, पेरिल, रिस्क एंड हैजार्ड। क्या हो जाएगा? डेंजर, पेरिल, रिस्क एंड हैजार्ड एक अर्थ में मेनेस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, प्रोटेक्शन, गार्ड एंड सील्ड। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, गार्ड एंड सील्ड एक अर्थ में मेनेस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रंक ड्राइवर्स आर अ मेनेस टू एवरीवन। क्या है? ड्रंक ड्राइवर्स आर अ मेनेस टू एवरीवन। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है मेनेस, मतलब होता है समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, खतरा और आतंक, हानिकारक होना, इस अर्थ में हम मेनेस का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द ईयरी। ईयरी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। मतलब है अजीबोगरीब, रहस्यमयी, विचित्र और भयानक। इस अर्थ में हम ईयरी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बिजार, क्यूरियस, क्रीपी एंड वियर्ड। क्या हो जाएगा? बिजार, क्यूरियस, क्रीपी एंड वियर्ड। एंटोनिम की बात करें, नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी एंड यूजुअल। चूंकि अजीबोगरीब है, रहस्यमयी है, विचित्र है, तो उसके लिए नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी और यूजुअल एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयरी, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, मतलब होता है अजीबोगरीब, रहस्यमयी, विचित्र और भयानक। सिनोनिम है बिजार, क्यूरियस, क्रीपी एंड वियर्ड। एंटोनिम है नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी एंड यूजुअल। एग्जांपल देख लेते हैं। She heard the eerie noise of the wind howling through the trees. क्या है? She heard the eerie noise of the wind howling through the trees. ठीक है, चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कैमरा बैटरी सिग्नल कर रहा है 1 मिनट। चलिए, उसके खुराक की व्यवस्था कर दी गई है।
अगला जो वर्ड है वो है यूबिक्यूटस। क्या है? यूबिक्यूटस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम और वेरी कॉमन, मतलब है सर्वव्यापी के अर्थ में। क्या कह रहा है कि सीमिंग टू बी एवरीवेयर मतलब जो हर जगह पाया जाए, या इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम और कई जगहों पर एक ही समय में पाया जाए, या फिर वेरी कॉमन हो, उसको हम कहते हैं यूबिक्यूटस, मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है, एक ही समय में सर्वत्र अनेक स्थानों पर विद्यमान या सर्वव्यापी, इस अर्थ में हम यूबिक्यूटस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव एंड यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव एंड यूनिवर्सल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रेयर, स्कार्स, कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड। क्या हो जाएगा? रेयर, स्कार्स, कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड, एक अर्थ में यूबिक्यूटस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुगर इज यूबिक्यूटस इन द डाइट। क्या है? सुगर इज यूबिक्यूटस इन द डाइट, और ये तो है। यूबिक्यूटस इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, या फिर वेरी कॉमन, इस अर्थ में हम यूबिक्यूटस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला और आखिरी जो शब्द है वो है डेस्टार्डली। डेस्टार्डली एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एविल एंड क्रूएल और मीन और कोवर्डली, ओल्ड फैशन, इस अर्थ में हम डेस्टार्डली का प्रयोग करते हैं। एविल एंड क्रूएल, कायरतापूर्ण, धोखेबाज या दुर्भावनापूर्ण, इस अर्थ में हम डेस्टार्डली का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कोवर्डली, एट्रोसियस, शेमफुल एंड मीन। क्या हो जाएगा? कोवर्डली, एट्रोसियस, शेमफुल एंड मीन, एक अर्थ में डेस्टार्डली के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, ब्रेव, वेलिएंट, करेजियस एंड वेलरस। क्या हो जाएगा? ब्रेव, वेलिएंट, करेजियस एंड वेलरस, एक अर्थ में डेस्टार्डली के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज द स्टोरी ऑफ वुमन हु प्लॉट्स अ डेस्टार्डली रिवेंज ऑन हर अनफेथफुल लवर। क्या है? इट इज द स्टोरी ऑफ वुमन हु प्लॉट्स अ डेस्टार्डली रिवेंज ऑन हर अनफेथफुल लवर। इस पेज पर आने वाला दूसरा और सेशन का आखिरी शब्द डेस्टार्डली, एविल एंड क्रूएल और मीन एंड कोवर्डली, ओल्ड फैशन, कायरतापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, इस अर्थ में हम यूज करते हैं डेस्टार्डली का। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 16 शब्द और जो एक वर्ड ऑफ द डे रखा गया, सबका सब आपके लिए नया था और आपको पढ़ करके मजा आया, ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।